कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे और उनके डिटेल सोल्यूशन की भी बातें करेंगे। ठीक है, हम और भी मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम और भी मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको हर क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो 14 पेज का है, तो अगर आपको लिखना पड़े तो लेंदी हो सकता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको नोट्स दे दिया जाए, आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप उससे भी अपने प्रैक्टिस को कर सकते हो, उसमें भी सभी क्वेश्चन आंसर लिखे गए हैं। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको खुद से आते हों वो खुद से अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक है, और बात करें कि ये पेपर कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते ही हो, जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू हुई है, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो अगर आपको चेक भी करना हो कि ये मेरी यूनिवर्सिटी का है या नहीं है, तो बस क्या करना, अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस लिस्ट में जाना, चेक करना थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर का टाइटल क्या, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है कि नहीं है। अगर यही है तो मतलब सही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, B, C। तो पहले बात करते हैं सेक्शन A के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन A का पहला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्रीकरण क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में बस लिखना है। ठीक है, सेक्शन A के क्वेश्चन को 50 वर्ड के आसपास में लिखना पड़ता है। तो लोकतंत्रीकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई देश या क्षेत्र सत्तावादी शासन से लोकतांत्रिक शासन की ओर बढ़ता है। ठीक है, सत्तावादी शासन मतलब राजा महाराजा वाला शासन। ठीक है, वहाँ से क्या हम इलेक्शन वाले प्रोसेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे भारत में ही बात करें तो आज़ादी से पहले बोल दो, आज़ादी से 200-300 साल पहले बात करो, जब क्या बोलते हैं यार, मुग़ल वगैरह रहते थे, उस टाइप पे क्या राजशाही वाली सत्ता चल रही थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, आज़ादी के बाद हम लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ने लगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बदलाव शामिल है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना। नागरिकों की भागीदारी मतलब इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, नागरिक पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है, वो अपने जिस भी लीडर को चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास अर्धसंघवाद। ठीक है, तो अर्धसंघवाद जिसको हम क्वासी फेडरलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी शासन प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें संघीय और एकात्मक सरकार दोनों के तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां केंद्र सरकार के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है। ठीक है, अर्धसंघवाद के अंदर क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक सेकेंड, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अर्धसंघवाद को हमने क्या बोला, एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे केंद्र सरकार के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा पावर होता है। ठीक है, फिर क्या, लेकिन फिर भी राज्यों की कुछ स्वायत्तता प्राप्त होता है, इसे एकात्मक झुकाव वाला संघ भी कहा जाता है। ठीक है, अर्धसंघवाद को एकात्मक झुकाव मतलब सेंट्रल की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, वैसा संघ कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास दबाव समूह, है जिसको हम प्रेशर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दबाव समूह उन लोगों का समूह है जो संगठित होकर अपने हितों को बढ़ावा देने और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वे सीधे चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन लॉबिंग, जनमत निर्माण और अन्य तरीकों से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत में जब किसान के ऊपर नया रूल अप्लाई किया गया था पिछले 2-3 साल के अंदर, तो किसानों ने क्या किया, उसका विरोध किया। उन्होंने क्या किया, बॉर्डर पे मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के प्रदर्शन किए। उन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल काम किए, कि बिना इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए ही, बिना इलेक्शन लड़े ही अपनी बातों को रखा, अपनी मांगों को रखा, और बाद में सरकार को उनकी मांग को मांगना भी पड़ गया। ठीक है, तो यही होते हैं ऐसे समूह, क्या करते हैं, कुछ लोगों को साथ में लेके अगर उनकी बात सही है तो अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पंथ निरपेक्षवाद। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षवाद जिसे धर्म निरपेक्षता भी कहा जाता है, इसका अर्थ है राज्य और धर्म का अलग अलग होना।
इसका मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और सभी धर्मों को समान माना जाता है। भारत जैसे विविध धर्मों वाले देश में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार एक प्रकार की बेईमानी या अपराध है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है, जिसे अधिकार पद पर सौंपा जाता है ताकि किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध लाभ या शक्ति का दुरुपयोग किया जा सके। ठीक है। किसी काम को करने के लिए घूस लेना, अपने जान पहचान के लोगों को किसी पद पर पहुंचा देना, ये सभी क्या है? भ्रष्टाचार के ही रूप हैं। ठीक है। और भारत में बात करें तो भ्रष्टाचार लगभग हर फील्ड में देखी जाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, एजुकेशन हो, हर जगह भ्रष्टाचार आ ही गया है। एजुकेशन फील्ड में आजकल देख ही रहे हो, भ्रष्टाचार का मतलब क्या? स्कैम। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, तो ये सब क्या भ्रष्टाचार ही ना है। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी में आपको थोड़ा सा 100-150 के आसपास में लिखने पड़ते हैं वर्ड्स में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी का हमारे पास? सामाजिक न्याय की धारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में सभी लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना। ठीक है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब हो गया? सभी लोगों के साथ निष्पक्ष मतलब बिना किसी एक का पक्ष लिए हुए व्यवहार करना, सबको समान क्या बोलते हैं, अधिकार देना। ठीक है। उनके साथ भेदभाव न करना और सभी को समान अवसर प्रदान करना, कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, सभी को समान अधिकार देना। ठीक है। इसका मतलब है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या किसी भी अन्य कारण से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? गठबंधन शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो गठबंधन हम पॉलिटिक्स के टर्म में ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो गठबंधन का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों या दलों का एक साथ आना। ठीक है। किसी सामान्य उद्देश्य या हित को पूरा करने के लिए। ठीक है। भारत में आप जानते ही हो, जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं उसमें क्या, जो मेन पार्टी है बीजेपी, उसको क्या पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किया। गठबंधन क्यों किया? क्या बोलते हैं यार, जो एक आंकड़ा होता है ना, बहुमत का आंकड़ा, उसको पाने के लिए। ठीक है। तो वही होता है गठबंधन, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो जाए, चाहे समूह हो जाए या दल होते हैं, वो एक साथ आते हैं, जिसमें क्या वो किसी एक कॉमन पर्पस के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यह एक समझौता या सहयोग हो सकता है जो एक निश्चित समय के लिए किसी विशेष मुद्दे पर किया जाता है। ठीक है। देखो, इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है, और भी क्वेश्चन है उनके बारे में भी लिखे गए हैं। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। आपको अगर और भी अलग अलग दूसरे सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर चाहिए तो बता दीजिएगा, हम वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है।